सबको नमस्कार। वृंदावन हिंदी अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम आज से कर रहे हैं नेट पूरे जो हमारा हिंदी साहित्य है उसकी एक हम मैराथन क्लास लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जून 29 जून को जो हिंदी का एग्ज़ाम होना है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो हम पूरे 10 के 10 यूनिट की एक मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, जिससे हम जल्दी-जल्दी सारे साहित्य के अंदर से, सारे सिलेबस के पाठ्यक्रम के अंदर से बहुत जल्दी से हम इसका रिवीजन कर सकें। और इसीलिए इसी कड़ी में हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से हम शुरुआत कर रहे हैं, और ये लंबी मैराथन क्लास होगी परीक्षा को देखते हुए, ताकि बहुत थोड़ा समय हमारे पास बचा है और इस थोड़े समय में हम अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें। इसलिए वन शॉट के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। ये क्लास आपकी हो रही है पूरे कंटेंट के ऊपर, और फिर इसके बाद पीवाईक्यू भी साथ में रिवीजन के लिए एक क्लास आपकी इस पर रिवीजन के लिए होगी, जिसमें सारे पीवाईक्यू एमसीक्यू होंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले हम आदिकाल के अंदर पढ़ते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की परंपरा कि कहाँ से हिंदी साहित्य के जो हमारे ग्रंथ हैं लिखने शुरुआत हुई, और कैसे कैसे किन किन विद्वानों ने इनको नाम दिया, कैसे लिखे। तो शुरुआत करते हैं हम। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। कौन थे? फ्रेंच में थे। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना, ये पूछा जाता है, फ्रेंच भाषा में की थी। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवा द लिटरेचर एंदोई अ हिंदुस्तानी रखा था। तो फ्रेंच भाषा में थी इस्तवा द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। सबसे पहली जो हम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में देखते हैं वो गार्सा द तासी। ये पुस्तक दो भागों में थी, जिनका प्रकाशन 1839 और दूसरा 1847 में होता है। ये पूछा जाता है अक्सर। ये ग्रंथ जो है ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। तो इनका जो प्रकाशन हुआ था वो पेरिस से हुआ था। ये ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड के, अच्छा हो गया, इस बार द लिटरेचर एंतुई ए हिंदुस्तानी के जो दूसरा संस्करण है वो 3 भागों में आया था, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1831 में। तो 3 संस्करण इसके आए थे, और तीसरा जो 3 भागों में हुआ था दूसरा संस्करण वो क्या था? 1871 में। ताशी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अनुसार दिया था। जैसे पहले ए नाम से जो जितने आए थे उनको उठाया, फिर बी नाम से आए, ऐसे इनको इन्होंने इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार अपनी पुस्तक में लेखकों का ब्यौरा दिया। इन्होंने कुल 738 कवि लिए हैं। हिंदी की इनमें से है 72 कवि। तो कुल 738 में से हिंदी के 72 हैं, बाकी शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया हिंदी हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। तो जो ताशी के ग्रंथ का अनुवाद करते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास, और प्रकाशन वर्ष है उनका 1952 में। ताशी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी हिंदवी मतलब हिंदी, और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी जो उर्दू के शब्द हैं का प्रयोग हुआ है। हिंदुई के लिए हिंदवी, और हिंदी के लिए जो हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी। तो हिंदी मतलब ये हिंदी के को ही हिंदुई इन्होंने बोला है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल का कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह। तो उन्होंने तो ये लिखा था उर्दू में था, उर्दू के थे इसमें सारे, और ये है हिंदी भाषा ग्रंथ। पूछते हैं सबसे पहले तो किनका है? महेश दत्त शुक्ल का। भाषा काव्य संग्रह प्रकाशन का 1873 में आता है। इनके जो ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का, और नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित होता है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। तो सबसे पहले जब ताशी के बाद में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है दूसरा, उसके बाद में शिव सिंह सरोज को माना जाता है, और प्रकाशन वर्ष है 1883। ये बहुत बार पूछा गया है इसका प्रकाशन वर्ष। शिव सिंह सरोज में 1000 के करीब 838 कवि हैं। इनका जीवन चरित्र है, उनके कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं।
1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन होता है। तो 1888 में ग्रियर्सन महोदय का आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो ताशी जी आए हैं, उसके बाद महेशदत्त शुक्ल, शिव सुंदर हो आए हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से जहाँ पर कवियों का, साहित्यकारों का, लेखकों का जो परिचय दिया गया है, वो सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता है, जो स्टेट है, वो ग्रियर्सन के जो ग्रंथ है इनको माना जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो प्रामाणिक रूप से हम मानते हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957 में। इनका आता है ग्रियर्सन का 1888 में, और बाद में 1957 में किशोरीलाल जी इसका अनुवाद करवाते हैं हिंदी भाषा में। तो लक्ष्मी सागर ने करवाया था ताशी का, और किशोरीलाल करवाते हैं ग्रियर्सन के ग्रंथ का। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। तो जो कालक्रम है और उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियां व प्रेरणा स्रोतों का उल्लेख किया कि जिस समय में जो कवि थे, साहित्यकार थे, उस समय सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी, उसी के अनुसार इन्होंने अपने इस ग्रंथ में उनका विवेचन किया है, और इसीलिए इसकी महत्व जो इसका बढ़ जाता है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। तो जितने भी अध्याय हैं वो समय के अनुसार, काल के अनुसार वो बांटे गए हैं। जॉर्ज गिरिसन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि में क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया। तो इन्होंने भाषा पर भी काम किया था। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में इन्होंने किया है। जो क्रम निर्धारित किया है, अलग अलग इन्होंने बांटा है। 16 से 17वीं शताब्दी के बीच के इन्होंने भक्ति काल, हिंदी काव्य का स्वर्ण युग इन्होंने कहा है। ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि, क्योंकि सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग ग्रियर्सन महोदय ही बताते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा, इतिहास ग्रंथ की रचना की। तो ये तीन भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में बटा हुआ है। पहले 3 भाग जो है 1913 में आते हैं, और चौथा है जो 1934 में आता है। और इस ग्रंथ के अंदर 4591, करीब करीब 5000 के करीब, कुल 4591 इसमें कवियों का जीवन वृत्त है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनके बारे में अज्ञात थे, वो पता नहीं था, लेकिन इन्होंने उनके ऊपर लिखने का प्रयास किया है, जिससे उनका साहित्यिक महत्व बढ़ गया है। उसके उनकी जो जिस समय में हुए हैं, उनसे उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। मिश्रबिंदु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे सर्वोच्च स्थान ये साहित्य इतिहास के जितने भी ग्रंथ हैं, सबसे ऊपर 2 है, सबसे सर्वोच्च स्थान किसका है? शुक्ल साहब के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित होता है। सबसे पहले ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से ये आया था। बाद में इनका नाम हिंदी साहित्य का विकास हुआ, और ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ही प्रकाशित होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों को इन्होंने, लेखकों को शामिल किया। तो 950 के आसपास कुछ है, 980 के आसपास, मुझे एक्यूरेट ध्यान नहीं, लेकिन 1000 के करीब हम मान सकते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। तो किस किस के? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का जो है उसको बोलते हैं सबसे बड़ा भारी ग्रंथ, ये बोलते हैं। आचार्य शुक्ल ने साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है कहा है, और जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होता है। चित्तवृत्ति का मतलब यहाँ पर शुक्ल साहब कह रहे हैं कि जिस समय में, जिस समाज में जनता रह रही है और उसकी जो विचारधारा है, जो सोचना समझने की जो उनकी शक्ति है, जो विचारधारा है, जो सामाजिक प्रवृत्ति है, उसको लेकर के वहाँ के लोग, उस समय के लोग जो सोच रहे हैं, वैसा ही साहित्य लिखा गया है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। उन्होंने अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। तो जो इनका दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक है और विकासवादी है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित सुस्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या की है। तो उस समय में कैसी कैसी परिस्थितियां बदली हैं, उसका सारा विकास क्रम इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में बताया है। आचार्य शुक्ल ने काव्य विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास के लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में, 4 कालखंडों में इन्होंने बांटा है। 900 सालों का जो समय था उनको 4 भागों में बांटते हैं। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया, जिससे उनका दार्शनिक और धार्मिक आधार पर उन्होंने बांटा है। भक्ति काल को बांटते हैं शुक्ल साहब। सबसे पहले निर्गुण धारा। निर्गुण धारा के अंदर ज्ञानाश्रय शाखा है और प्रेमाश्रय शाखा है। इसमें सूफी संत आ जाएंगे, इसमें कबीर, रैदास जैसे संत आएंगे। फिर है सगुण धारा, जो ईश्वर को मूर्त रूप में मानते हैं, उसमें है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा भी आएगी इसके अंदर। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। तो जीवन चरित्र के साथ साथ उनके जो साहित्यिक महत्व है उनकी रचनाओं का, उसको उन्होंने उजागर किया है। एडवर्ड ग्रीव्स ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य इतिहास के 5 भागों में बांटा गया है। 1920 में FEK, जिसको हम फेक के नाम से याद करते हैं, एक ट्रिक के हिसाब से FEK, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है अंग्रेजी भाषा में एक हिस्ट्री। हिस्ट्री को अगर हम याद करते हैं ना कि फेक आंकड़े, ऐसे एक ट्रिक के हिसाब से ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा किन्होंने, FEK महोदय ने। तज़किरा ए सुराई हिंदी 1848 में इतिहास ग्रंथ आता है मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा। इसमें 1004 कवियों का उल्लेख है और हिंदी के हैं इसमें 62 कवि। और पहली बार इसमें कालक्रम को ध्यान में रखा गया है मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। सबसे पहले हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्णचंद्र शुक्ल। ये कई बार पूछी जा सकती है रचनाएं, देख करके इनका नाम किनकी है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का 1839 में आता है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में ब्रजरतन दास द्वारा लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा लिखा गया। ब्रज माधुरी सार 1923 में वियोगी हरि द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह के द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ और हिंदी साहित्य के ओझल नारी ओझल इतिहास नीरजा माधव द्वारा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण जाते हैं, सुमन राजे और नीरजा माधव का पूछे जाते हैं ये।
अब है हिंदी साहित्य काल विभाजन और उनका नामकरण कि जो जो काल कैसे कैसे इनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने जो उनका काल विभाजन है वो क्या कहते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, वो 1050 से 1375 संवत मानते हैं वो। फिर भक्ति काल को बांटते हैं वो पूर्व मध्य काल के अंदर 1375 से 1700 संवत तक, और फिर रीति काल को बांटते हैं वो उत्तर मध्य काल में 1700 लेकर 1900 संवत तक, और आधुनिक काल को जो गद्य काल जो नाम देते हैं वो संवत 1900 से 1984 तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन देख लेते हैं। संधि काल कहते हैं कि संधि काल को मानते हैं संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक। चारण काल कहते हैं, इनका पूछ लेते हैं ये कि किस किसने कौन कौन सा नाम दिया है। चारण काल में देते हैं 1000 संवत से 1375 विक्रम संवत तक, और भक्ति काल समय इनका 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। रीति काल का है थोड़ा बहुत ही अलग है इनका, यहाँ से ये अलग है, बाकी ये इनका शुक्ल साहब के अनुसार ही है 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक, और आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। गणपति चंद्र गुप्त जो वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है इनका, आदिकाल का मानते हैं ये 1184 से 1350 ईस्वी तक, और पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1600 लेकर के 1857 ईस्वी तक, और आधुनिक काल मानते हैं 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं, आदिकाल को मानते हैं 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक, 7वीं से लेकर 14वीं सदी तक मानते हैं ये। भक्ति काल को 14वीं से 17वीं तक मानते हैं, और रीति काल को 17 से 19वीं तक वही है सेम, और आधुनिक काल अब तक मानते हैं, बिल्कुल शुक्ल साहब की तरह ही है। फिर है पुनर्जागरण काल, भारतेंदु के 1857 से 1900 तक माना जाता है। जागरण सुधार काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है, जो द्विवेदी काल जिसको बोलते हैं हम 1900 लेके 1918 तक, और छायावाद आपका 1918 से 1938। छायावादोत्तर काल जो बाद का है, जिसको आप प्रगतिवाद या प्रतिवाद से जानते हैं, फिर आगे के से मानते हैं। प्रतीक प्रयोग काल 1938 से 1953 तक, और फिर नवलेखन जिसमें नई कहानी नई कविता आती है वो 1953 से लेकर के अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन देख लेते हैं। अब फ्रेंच काल, भक्ति काल 1400 लेकर 1685 ईस्वी तक, रीति काल 1650 से 1857 ईस्वी तक, और आधुनिक काल मानते हैं 1857 से अब तक। अब है आदिकाल का नामकरण और उनके प्रवर्तक कि किस किसने क्या क्या नाम दिया है। तो चारण काल कहते हैं जॉर्ज ग्रीशम द्वारा नाम दिया गया है। प्रारंभिक काल बोलते हैं मिश्र बंधु ने दिया है प्रारंभिक काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं बीजोत्पन्न काल, और वीर गाथा काल बोलते हैं शुक्ल साहब। सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन। तो ये एक तो संधि काल एवं चारण काल और एक सिद्ध सामंत काल, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो वीर काल देते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वीर काल अलग है और वीर गाथा काल अलग है। वीर गाथा काल देते हैं शुक्ल साहब, वीर काल देते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आधार काल सुमन राजे। रीति काल का देख लेते हैं नामकरण प्रवर्तक। रीति काव्य जॉर्ज गिरिसन कहते हैं। मिश्र बंधु इन्हें अलंकृत काल नाम देते हैं, और रामचंद्र शुक्ल रीति काल। श्रृंगार काल देते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। और रमा शंकर शुक्ल रसाल क्या कहते हैं, कला काल। इसमें से श्रृंगार काल और अलंकृत काल पूछा जाता है कि किसके द्वारा दिया गया नाम है। भाषा की दृष्टि से काल विभाजन को देख लेते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणाया और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे नो जो भाषा का जो काल विभाजन किया है, ये सबसे पहले कहते हैं पृष्ठभूमि काल को कहते हैं अवघट काल।
उसके बाद में उन्मेष काल के अंदर ब्रज बोली, पुरानी ब्रज, पूर्वी, खड़ी बोली और अवधि का जो समय है उसको कहते हैं उन्मेष काल। ब्रज भाषा और अवधि को कहते हैं पूर्व भाग और खड़ी बोली के जो समय है उसको बोल रहे हैं उत्तर भाग। ऐसे इन्होंने भाषा के अनुसार इन्होंने समय को बांटा है। अब देख लेते हैं आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन देखते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। कब से? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय तक इन्होंने माना है। उसके कुछ पीछे तक माना जा सकता है, ये ऐसा शुक्ल साहब कहते हैं। ये शुक्ल साहब की पुस्तक से सीधे सीधे उठाया गया। राधाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। इसी परंपरा को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। तो रासों के अनुसार ही शुक्ल साहब इस समय को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। जो ये 12 पुस्तकों को मानते हैं ना। आदिकाल महत्वपूर्ण बिंदु हम इसके देखते हैं क्या है। अपभ्रंश नाम से पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के द्वारा जो शिलालेख है इनका, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय का, वहां पर सबसे पहले अपभ्रंश का जिक्र मिलता है। इनके पिता गुहेसेन 650 ईस्वी के पहले संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि माने जाते हैं। किनके? वल्लभी के पिता धारसेन द्वितीय के। सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की काव्य भाषा मानी जाती है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सोर सेनी अपभ्रंश, ब्रज और खड़ी बोली की पूर्ववर्ती भाषा पर आधारित थी। सिद्धों की जो भाषा है वो क्या है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की मिश्रित है देश भाषा। उसके बाद में फिर सोर सेनी अपभ्रंश आती है जिसमें ब्रज और खड़ी बोली का कुछ मिक्सअप था। आध्यात्मिक ग्रंथ के चश्मे आजकल बहुत से लोग विद्यापति के पदों की व्याख्या करते हैं। शुक्ल साहब कहते हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथ के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें लगा करके लोग विद्यापति के पदों की व्याख्या करते हैं। देवसेन महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। सरावचात में से जो जिन शासन भासेव सो मई कहु सार सो पाले सही भाव करी सो सरी पाव पार। तो यहाँ पर जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वैसे हम बिल्कुल वन शॉट के हिसाब से जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन हो मैराथन के हिसाब से हम लेकर के चल रहे हैं। सरहपा की प्रसिद्ध पंक्तियां पंडित सर सत बखानी तेही रुद बसंत जानी। तो देवसेन जिन शासन भासे, तो देव होते हैं, जो देव होते हैं हमारे देव तुल्य होते हैं या जो हमारे इष्ट होते हैं उनको देव हम मानते हैं, वो हमारे सांसों में जो सांसों में बसते हैं। ऐसे हम ट्रिक याद कर सकते हैं इसकी कि जो देव सांसों में रहते हैं। फिर है सरहपा, सबसे पहले हुए हैं, तो सबसे पहले हुए हैं इसलिए इनको हम पंडित मानते हैं। पंडित सल सत वखाणी देहु रुद बसंत न जानी। जही पवन मन पवन न संचरे रवि शशि नाही पवेश ताहि पट चित विषाम करो श्रेय कही अवेश। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये सबसे ज्यादा है पंडित सरस्वती बखानी, और ये भी है जहाँ मन न पवन वहां पे कभी पहुंच जाते हैं जहाँ सूर्य की किरण तक नहीं पहुंचती। घोर अंतरे मणि जिम उजव करे परम महासु एक ने दुरे अशेष हरे। लुईपा की देख लेते हैं। का तरवर पंच विडाल। तो जो का से हम याद कर लेते हैं कोवा, अगर इसको माने, और कोवे क्या है? लुप्त हो चुके हैं। ये बहुत अक्सर पूछी जा सकती है और इसकी एक ट्रिक मैंने लगाई थी कि का से क्या बन गया? कोवा, और कोवे क्या है? लुईपा से लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, कोवे आजकल नहीं मिलते ना। तो का तरवर पंच विडाल किनकी है? लुईपा की है। भाव न होई अब भाव न होई। तो जब हम श्राद्ध वगैरह लोगों को ढूंढते हैं, कोई लुप्त हो गए हैं, तो वहां पर वो
जब हम रोटी ऐसे दाएं बाएं देते हैं तो भाव भी नहीं होता है, तो ऐसे हैं खोए हैं, लुप्त हो गए हैं और कोई भाव बचा नहीं है। तो ऐसे भाव जो है अभाव हो गए हैं, ऐसी इसकी एक ट्रिक बनाई थी। आगे है विरूपा। सहज स्थिर कवि वाग्मी साधा। तो वाग्मी विरूपा ब इसमें आ रहा है। कंडप्पा है एक अण किंजई मंत्र नय तंत्र। फिर कंडप्पा की है हारो डोंबी तो पूछी संभावे। ये मुझे डोंबी पा की लग रही है। सदगुरु पांच पर जाई पुन जिंदरा। ये मुझे डोंबी पा की लग रही है, बाकी एक बार देखना पड़ेगा। हेमचंद्र की है भला हुआ जो मारिया पीऊ संग में कहूं नितड़ी। भला हुआ जो मारिया ये बहुत ही प्रसिद्ध है हेमचंद्र की। डोंबिपा गंगा जमुना माझे बहिरे नाई। कंडप्पा की है नगर बाहिरी डोंबी तहरे कुड़िया छई। छोड़ जाई सो बाहे नाडिया जिमी लोण विलाजिए पाणिए एक ही तिमी धारणी लई चित। बहुत प्रसिद्ध है इनकी ये। विद्यापति की है आगे देसिल बहना सब जिन मिठा। अपभ्रंश के लिए बोलते हैं ते तैसे जमो अवहटा। अवहट के लिए बोलते हैं हिंदू बोली दुरेंद्र का छोटे तुर्क भबकी मार। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे मनोह कला शशिभान कला 1600 बनई। विकसी कमल तीर भ्रमण फेनु खंजन मृगलुभई। ये जगनेक की है। यहाँ पे आगे जगनेक 12 बरस लो कुकर जिए ओ तेरे लिए जिए सियार वर्ष 18 छत्री जिए आगे जीवन को अधिकार। बहुत ही प्रसिद्ध है जगनेक की। एक थाल मोती से भरा अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया फिर अमीर खुसरो की है ये पहेलियां ही हैं। गोरी सोई सेज पर मुख पर डाले के निजामुद्दीन के लिए बोलते हैं अमीर खुसरो इनके गुरु के लिए। मेरा जोबन नवेला भयो है गुलाल अमीर खुसरो। जेहाल किसकी मुकुल तगफुल दुराए नैना बनाए पतियां। गजल है इनकी अमीर खुसरो की। सरस बसंत समय भल पावली विद्यापति पदावली से कहते हैं। काली कहल पिए संजारी जाई पड़ू मार देश विद्यापति की पदावली से है पंक्ति। अब है अपभ्रंश को लेकर के महत्वपूर्ण तथ्य। प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत रूढ़ियों में बंधी हुई हिंदी। तो प्राकृत भाषा मतलब है पुरानी रूढ़ियों में, प्राकृत की रूढ़ियों में बंधी हुई जो हमारी पुरानी हिंदी है। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। सबसे पहले पुरानी अपभ्रंश और फिर बोलचाल की देसी भाषा जो उस समय में बोली जाती थी। गाथा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। ये सीधा सीधा शुक्ल में लिखा गया है शुक्ल साहब ने कि गाथा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो गाथा कहने से प्राकृत, दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश। ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। भरत मुनि जो विक्रम की तृतीय सदी इसको दूसरी सदी का माना जाता है। नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देख के लोक भाषा को ही देश भाषा ये मानते हैं। अपने नाट्य शास्त्र में इन्होंने देश भाषा नाम दिया है अपभ्रंश को। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी में होने लगी थी। अब है आपके 84 सिद्धों के नाम, ये देख लेना आप। मैं एक मिनट दरवाजा कर लेती हूँ, ये गली में भी पूछने वाले। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोज वज्र नाम से जानता है। जो सरहप्पा है उनका जो नाम है सरह सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है। और महासुखवाद का प्रवर्तन कौन में हुआ? वज्रयान शाखा में हुआ। जब बौद्ध धर्म बट गया था
तो ये वज्रयान महायान हो गए थे। तो सबसे पहले जो है महासुखवाद वज्रयान शाखा में आता है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। किससे? प्रज्ञा और उपाय के दोनों के योग से। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया। तो हठ योग जो है गोरखनाथ लेकर के आते हैं। हठ में ह और ठ को अलग अलग बांटते हैं जो चांद और सूर्य को दर्शाते हैं। वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। तो कहाँ थे ये? भारत के पूर्वी भाग में ये विरजानी पाए जाते थे। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजस्थान और पंजाब में किया था। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इन्हें नवनाथ भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं? नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, हेमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। अब आपका अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी के जो 783 तक माना जाता है का आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। तो जैन परंपरा के सबसे प्रथम कवि स्वयंभू और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें माना है। इसकी एक ट्रिक बनाई थी कि राम स्वयं भूमि पर बैठे, राम स्वयं भूमि पर बैठे। ठीक है, तो रामकुमार मानते हैं स्वयंभू को। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पंचरु, त्रिठेणचरु। पंचरु अक्सर पूछा जाता है, बहुत पूछा जाने वाला ग्रंथ है, और स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है, और पंचरु उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इनकी मृत्यु होने के कारण अधूरा रह गया था और इसको त्रिभुवन ने भी पूरा किया था। पंचरु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। पंचरु का मतलब है जो राम, जैसे रामचरितमानस लिखी है ऐसे ही ये लिखी गई है राम के पूरे चरित्र के ऊपर। पूरा राम का जीवन इसके अंदर विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी 350 वर्ष पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानता है। तो शिव सेंगर किसको मानते हैं? पुष्य कवि को। और इसकी ट्रिक क्या थी? शिव पर पुष्प चढ़ाओ, शिव पर पुष्प चढ़ाओ। तो शिव सिंह मानते हैं पुष्य को। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पुष्य संवत अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिनका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? पुष्पदंत को ही कहते हैं। जो पुष्य है वो पुष्पदंत है, जो 9वीं सदी में हुए। और सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी मतलब 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तिष्ठि, महापुरुष गुणालंकार, नैकुमारचर्य, जसहरचर्य। तिष्ठि महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। तो महापुराण का अन्य नाम क्या है? तिष्ठि महापुरुष गुणालंकार। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। कितने? 63। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया। तो कौन सा है? चौपाई छंद है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। तो अब जो 16 मात्राओं का हो गया है, अपभ्रंश और अवहट में कितनी थी? 15 मात्राओं का ही छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का व्यास माना जाता है। शिव सिंह सेगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। क्या कहा है? शिव सिंह सेगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नकार, कविकुल, तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। अपने आप को ही बताते हैं कि अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर,
और कविकुल तिलक। अब है हरिशेन का मत। हरिशेन अपनी धम्मपरीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि मानते हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदंत। स्वयंभू को पतड़िया बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया। तो स्वयंभू का किसके प्रवर्तक मानते हैं? पतड़िया बंध। पतड़िया 16 मात्राओं का एक छंद है। इस छंद के नाम पर लिखे जाने वाले काव्य को पतड़िया बंध कहा जाता है। धनपाल मालवा के प्रतापी राजा मुंज के सभा कवि थे। तो धनपाल जो थे वो राजा मुंज के सभा कवि थे। धनपाल सभा के नवरत्नों में से एक थे। तो राजा मुंज ने धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी। किसको? धनपाल को दी थी राजा मुंज ने सरस्वती। वे सरस्वती के समान इनका कंठ है, इनको इतने साहित्य की जो ये लिखते थे कवि, जो कविताएं करते थे, इनको सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यक्तका की रचना की थी। तो भविष्य कहा धनपाल की रचना है 10वीं सदी। 12वीं सदी में जीर्णदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जीर्णदत्त सूरि द्वारा लिखा हुआ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालीभद्र सूरि को कहा जाता है। तो रास काव्य का सबसे पहले हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किसको है? शालीभद्र सूरि, भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 में। और गणपति चंद्रगुप्त जो है वो इनको पहला कवि मानते हैं। गणशाली के नाम से इसकी ट्रिक थी, गणशाली। गणशाली। तो गणपति चंद्रगुप्त जो है शालीभद्र सूरि को मानते हैं। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला का काव्य है। उपदेश रसायन रास में 80 पद हैं और ये क्या है? एक रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रास पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ है। धर्म से इतर मतलब जो उसमें सिद्धनाथ जैन चल रहे थे, तो सबसे पहले अब्दुल रहमान ऐसे हुए थे जिन्होंने धर्म से अलग हट करके कुछ लिखा था। संदेश रास देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है संदेश रास। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर के एक योगिनी की विरह गाथा का वर्णन है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध यानी 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कौन? मुनि राम सिंह जैन साहित्य के हैं ये और सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि। डॉक्टर हीरालाल मुन्नी राम सिंह का आविर्भाव 1057 संवत के लगभग मानते हैं। मुनीराम सिंह ने पापुड़ दोहा की रचना की है। राम सिंह ने की है। मुनि मतलब ये राम सिंह का है, पापुड़ दोहा किसका है? राम सिंह का है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से। तो दोहा काव्य का जो आरंभ है जोइंदू से माना जाता है और ये कब की है? 6ठी शताब्दी से। जोइंदू की 2 पुस्तकें हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। जॉर्ज गिरिसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पुष्पकवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगदीप, सारंगधर और चोदराज। तो जॉर्ज गिरिसन 9 कवियों को आदिकाल के अंदर शामिल करते हैं। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल जो 700 से 1444 विक्रम संवत के मानते हैं वो, उसके अंतर्गत वो 19 कवियों को
इसमें स्थान देते हैं। और जो 19 कवि हैं कौन कौन से हैं? पुष्य कवि 770, इनकी रचना का पता नहीं है। फिर खुमान रासो, दलपति विजय की है ना ये, इन्होंने अज्ञात ये। फिर है नंद कवि, मसूद, कुतुब अली, साइदुन चारण, इनकी रचना का इन्हें पता नहीं है, लेकिन कुतुब अली की साइदुन चारण की बताते हैं संसार 1191। अबकर फैज वर्तमान 1205 से 58 विक्रम संवत तक। चंद पृथ्वीराज रासो चंद्र चंद्रवरदाई 1225 से 49। और जगदेव को मानते हैं ये जो आला इन्होंने लिखा रखा है। फिर केदार कवि और बाबरा बेटी, जलहन चंद्रदाई के लड़के, भूपति भागवत दशम स्कंद, नरपति नाल जो जिनकी विशलदेव रासो है, नल सिंह विजयपाल रासो इनका ग्रंथ, सारंगधर का हमीर काव्य, और अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद और गोरखनाथ। तो ये 19 को मानते हैं, 19 कवियों को स्थान देते हैं। मुल्ला दाऊद की रचना जिसमें नूर चंदा की जो प्रेम कहानी है, चंदायान। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 पहुंचा दी है इन्होंने। मिश्र बंधुओं ने अगले संस्करण में नाथ और सिद्धों को मिला करके कुल 76 कवि तक इन्होंने बता दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल रचनाओं को 2 भागों में बांटा है, अपभ्रंश और एक तो अपभ्रंश के और दूसरे देसी जो बोलचाल की भाषा है उनकी जो रचनाएं इन्होंने शामिल की हैं। अब ये शुक्ल साहब जो है 12 रचनाओं के आधार पर इन्होंने जो साहित्य में स्थान दिया है। अपभ्रंश की कौन सी है? 4 रचनाएं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है शुक्ल साहब के। तो 4 तो अपभ्रंश के हैं, बाकी फिर ये देश भाषा के हैं। खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंग चंद्रिका, परमाल रासो, इसी को अलग अनुसार मानते हैं। और खुसरो की पहेलियां और विद्यार्थी पदावली। इसमें बोलते हैं कि अंतिम 4 को छोड़ करके बाकी के आधार पर हम अगर इसको वीर काव्य कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो अंतिम 4 मतलब कीर्तिलता, कीर्ति पताका और ये इनको ये कहते हैं ना। विशलदेव को भी ये नहीं मानते हैं वीर काव्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। तो हेमचंद्र कहाँ थे? राजा सोलंकी के जो जयसिंह थे सिद्धराज, इनके पास ही रहते थे कुमारपाल के राज दरबार में। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन था। तो जो हेमचंद्र का जो ग्रंथ था इसका नाम क्या था? शब्दानुशासन, और ये एक व्याकरण ग्रंथ था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया था। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 में हुआ था। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों के नाम देख लेते हैं। कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देसी नामाला कोश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वादश काव्य की भी रचना की है। सोमप्रभ सूरी ये कौन है? गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत माना जाता है। कौन थे ये जैन साधु थे? सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध
एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था और इसका समय है 1241। तो कुमार पाल प्रतिबोध किसका है? सोमप्रभ सूरि का। फिर है जैन आचार्य मैत्तंग ने 1361 में प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि किनकी है? जैन आचार्य मैत्तंग की 1361 में संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के भी हैं। तो जो कवि मुंज मानते हैं हम, उसमें जो प्रबंध चिंतामणि है कुछ दोहे इनके राजा मुंज के भी हैं। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है। इसमें इसलिए इसको अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाने लगा, क्योंकि इसके अंदर एक विवाद होता है, एक कथा है 2 चरणों के अंदर, इसलिए इसको दोहा विद्या भी कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था, तो जो दोहा है वो अपभ्रंश का ही माना जाता है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया था। तो प्राकृत पैंगलम किसका है? लक्ष्मीधर का। लक्ष्मीधर सारंगधर प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संकलित किया गया है। कौन कौन? विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की जो टीका है वो किन्होंने? वंशीधर नाम किसी विद्वान ने लिखी है। प्राकृत पैंगलम पर टीका लिखी है वंशीधर ने। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुशाभित ग्रंथ संग्रह इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है सारंगधर का, सारंगधर पद्धति। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसकी रचना शारंगधर को बताया गया है। तो जो हमीर रासो शारंगधर है उसका के जो प्राकृत पैंगलम के जो छंद है उससे ये जोड़ के चलते हैं शुक्ल साहब। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। तो राहुल सांकृत्यायन को मानते हैं, जज्जल को मानते हैं प्राकृत पैंगलम के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि जो हमीर शब्द है अमीर का ही बिगड़ा हुआ रूप है, अमीर से ही हमीर आया है, जो किसी पात्र का न होकर के एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, कि किसी आदमी का, अभिनेता का, लेखक का नाम नहीं है, किसी साहित्यकार का नाम नहीं है, ये तो अमीर से बिगड़ करके हमीर हुआ है। शिव सिंह सेगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, कि चंद शिव सिंह सेगर मानते हैं जो चंद है उनकी ही संतान में, उनके ही वंश में सारंगधर कवि हुए हैं, जिन्होंने हमीर, गंग और हमीर काव्य भाषा बनाए थे। सारंगधर कवि सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, जिसमें कविताएं हैं और कुछ छंद है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी मिल जाते हैं। रचना तो पद्य में है, लेकिन कहीं कहीं देश भाषा के कुछ वाक्य भी आए। श्री बलदेव ने राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक आया है। नूनम बादल छोड़ खे पसरी निस्वाण शब्द खर। तो जो श्री बलदेव की प्रशंसा हुई है सारंगधर पद्धति में, इसमें जो श्लोक आए देख लेते हैं हम। शत्रु पाड़ी टुटाली तोड़ हसही एवं भणे युद्धत, झूठे करो भरा मस्याली सैसो रे कंत मेरे कह, कंठे पाक निवेश जा शरण श्री बलदेव विभुम। तो ये एक श्लोक है जो सारंगधर पद्धति में आता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया कि सारंगधर जो कुंडलिया छंद के प्रथम प्रवर्तक हैं। तो बच्चन सिंह क्या कहते हैं? जो सारंगधर है वो कुंडलिया छंद के प्रथम प्रवर्तक मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो अभी की क्लास आपकी पूरी हिंदी साहित्य के आदिकाल से चल रहे हैं। अगली क्लास में हम जो आदिकाल को पूरा प्रयास करेंगे, और जो आपके ये 15-20 दिन जो बचे हुए हैं नेट परीक्षा को लेकर के, इसमें हम शुरू से लेकर के अंत तक पूरा एक मैराथन क्लास के अनुसार चलेंगे, और लंबी लंबी क्लासेस लेकर के आपका पूरा साहित्य का
रिवीजन करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। साथ में हमारी PYQ MCQ की क्लास भी चलेगी, जो संजय सर लेंगे, PYQ हमारे और MCQ। और मैं आपका पूरा पाठ्यक्रम को लेकर के पूरे कंटेंट की टेस्ट की क्लासेस में आपकी लूँगी शाम को 5 बजे, और सर का समय निर्धारित हो जाएगा शायद 9 बजे क्लास में। तो अभी के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। जुड़ते रहिए, कामयाब होइए वृंदावन हिंदी अकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सफलता को हम अपनी मेहनत के साथ, अपने दम पर के मेहनत के साथ सफलता अर्जित करेंगे। आप लोगों का साथ बना रहे। राधे राधे जी, जय श्री श्याम।